So, dear students, as you know that we have started this chapter, and hearts is half remaining part will be discussed in this video. So, we will know about industrial development in this video. Industries are not only distributed in different countries because the factors affecting their location are different. यहाँ हम ये समझते हैं कि जो इंडस्ट्री होती है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, यानी कि आप देखोगे जैसे राजस्थान का पार्ट है, राजस्थान हमारा स्टेट है, तो राजस्थान में आप देखोगे कि वहाँ पे इतनी इंडस्ट्री नहीं है जितने आपके गुजरात में है। तो यहाँ हम दो एग्जांपल लेते हैं दो स्टेट का, तो ये ऐसा है क्योंकि यहाँ पे इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, क्योंकि आप केवल हमारे देश की बात नहीं करते हैं, डिफरेंट कंट्रीज में भी यही फैक्टर होता है, क्योंकि ये इनकी लोकेशन को इफेक्ट करता है। क्योंकि लोकेशन में अब तक हमने जो फैक्टर देखे हैं, तो ये फैक्टर जो है जैसे कि कम्युनिकेशन हो गया, मार्केट हो गया, लैंड हो गया, कैपिटल और बहुत सारे ऐसे कुछ फैक्टर होते हैं, कैपिटल, मनी, ये कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जो किसी भी इंडस्ट्री की लोकेशन को इफेक्ट करते हैं। ड्यू टू सर्टेन फेवरेबल फैक्टर्स इंडस्ट्रीज टेंड टू कंसंट्रेट इन अ फ्यू पॉकेट। यहाँ ये बात बहुत ही जरूरी है कि कुछ फेवरेबल फैक्टर होता है जहाँ पे ये हमें मार्केट भी मिल सकता है, वाटर फैसिलिटी भी मिल सकता है, इलेक्ट्रिसिटी भी मिल सकता है, कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा हब हो, तो वहां पे ये क्या ये फेवरेबल फैक्टर है। तो फेवरेबल फैक्टर की वजह से कुछ ऐसे सीमित इनके फेवरेबल फैक्टर की वजह से ये कुछ ही पॉकेट्स में आ जाते हैं, यानी कि कुछ ही जगह पर ये रह जाती है इंडस्ट्रीज। तो हम इंडस्ट्रीज के बारे में देखते हैं कि इंडस्ट्री जो है वो आपके कुछ लिमिटेड जगहों पर ही सीमित रहती है। इनके पीछे यही कारक है जो हमने अपने पिछले वीडियो में बात की थी कि कौन कौन से इसके कारक होते हैं। द पॉकेट्स और रीजन्स हैविंग ए हाई कंसंट्रेशन ऑफ इंडस्ट्रीज आर कॉल्ड इंडस्ट्रियल रीजन्स। अब ये हम समझ सकते हैं पॉकेट यानी क्षेत्र, यहाँ पॉकेट का मतलब होता है जेब, लेकिन यहाँ हम क्या समझेंगे इसका क्षेत्र। तो कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पे हाई कंसंट्रेशन इंडस्ट्री का होता है, तो वो फैक्टर पर आधारित होते हैं, यानी कि जो जहाँ पे फेवरेबल फैक्टर रहेगा तो वो पूरा जो रीजन है जहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज डेवलप हो जाएगी, तो वो क्या कहलाएगा इंडस्ट्रियल रीजन। द मेन इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूड द रीन वैली इन जर्मनी, मॉस्को रीजन इन रशिया, द लंकाशायर रीजन इन द यूके एंड द ग्रेट लेक्स रीजन इन द यूएसए एंड कनाडा, द टोक्यो योकोहामा रीजन इन जापान। यहाँ पे कुछ देख सकते हैं हम कि फेवरेबल फैक्टर जो है जिनकी वजह से इंडस्ट्री है वो बहुत ही ज्यादा वहां पे डेवलप हुई है। बहुत सारी इंडस्ट्री आप उस जगह पे देख पाओगे जहाँ पे आपको फेवरेबल फैक्टर आपको मिलेंगे। जैसे कि हमने फेवरेबल फैक्टर के बारे में बातचीत कर चुके हैं हम लोग। तो यहाँ पे विदेश में पूरे देश में अगर हम बात करते हैं, कई देशों में इंडस्ट्रियल रीजन है वो अभी भी ग्रोथ उनकी हो रही, उनका विकास बहुत ज्यादा चल रहा है। तो कुछ ऐसे एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि रेन वैली इन जर्मनी, जर्मनी की रेन घाटियां हैं, तो वहां पे आपको ये दिखेगा कि इंडस्ट्रियल पूरा रीजन वहां पे इंडस्ट्री से भरा पड़ा है। और दूसरा रशिया में अगर आप जाते हो, रूस में, तो वहां पे मॉस्को जो क्षेत्र है वहां पे आपको इंडस्ट्री बहुत मिलेगी। और साथ साथ यूनाइटेड किंगडम यूके में अगर आप जाते हो, ब्रिटेन वगैरह, तो वहां पे लंकाशायर क्षेत्र जो है वो इंडस्ट्री से भरा पड़ा है। एंड ग्रेट लेक्स रीजन इन यूएसए एंड कनाडा, कनाडा में जो ग्रेट लेक रीजन है, महान झीलों का एक क्षेत्र है वहां पे, यहाँ पे ग्रेट लेक्स है वहां पे, तो ये चीजें आपको दिखेगी वहां पे। और साथ ही साथ जापान के टोक्यो शहर और योकोहामा क्षेत्रों में आप बहुत सारी इंडस्ट्रियल डेवलप के रूप में देखोगे। एंड यहाँ हम ब्राजील की बात करते हैं जो अफ्रीका का एक कॉन्टिनेंट है। ब्राजील इज मोस्ट इंडस्ट्रियल डेवलप्ड कंट्री इन द कॉन्टिनेंट ऑफ साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में वहां पे आप देखोगे कि ब्राजील एक कंट्री है, तो वो मोस्ट इंडस्ट्रियल डेवलप्ड कंट्री है, ठीक है। और साथ ही साथ इंडस्ट्रीज आर वेल डेवलप्ड इन यूरोपियन कंट्रीज लाइक जर्मनी, यूके एंड फ्रांस। जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस में भी आप देखोगे कुछ यूरोपियन देश है ये, तो यूरोपियन देशों में जो इंडस्ट्रीज है वो बहुत ही विकसित हो रखी है। नॉर्थ अमेरिका टू हैज सम गुड इंडस्ट्री, नॉर्थ अमेरिका में भी बहुत अच्छी खासी इंडस्ट्री है। एंड नॉर्थ अमेरिका टू हैज सम गुड इंडस्ट्रियल रीजन्स कंसंट्रेटेड इन यूएसए एंड कनाडा। नॉर्थ अमेरिका में अगर आप जाते हो पूरे कॉन्टिनेंट में, तो वहां पे यूएसए और कनाडा में आप बहुत सारी अच्छी अच्छी इंडस्ट्रियल औद्योगिक इकाइयां देखोगे जो वहां पे केंद्र स्थान पर रखती हैं।
यानी कि ये कुछ जगह है यूएसए और कनाडा, वो आपका इस पूरे व्यापारों का, इस पूरे ट्रेड्स का, पूरी इंडस्ट्री का एक केंद्र बिंदु है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन साउथ अमेरिका इज नॉट वेरी सेटिस्फैक्टरी। अगर साउथ अमेरिका की बात करते हैं तो वहां पे हमको एक सेटिस्फैक्टरी नहीं मिल पाता है, क्योंकि वहां पे इंडस्ट्री इतनी डेवलप नहीं है जितनी नॉर्थ अमेरिका में। नॉर्थ अमेरिका में आपके इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा है, जबकि आपके नॉर्थ अमेरिका में तो बहुत ज्यादा है, लेकिन साउथ अमेरिका में आपको कम इंडस्ट्री मिलेगी। Therefore, most of the raw materials produced in South America is exported. इसी वजह से कि साउथ अमेरिका में जितना सारा मटेरियल प्रोड्यूस किया जाता है, बनता है रॉ मटेरियल, तो वो सब क्या होता है, एक्सपोर्ट होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे इंडस्ट्री नहीं है। तो इंडस्ट्री नहीं होने की वजह से क्या होता है, जितने भी माल रॉ मटेरियल रहता है वो दूसरी कंट्री को सेल कर दिया जाता है। अगर वही मटेरियल को अगर एक्साइडेड होता है या फिर प्रोसेसिंग होता है, मैन्युफैक्चरिंग होता है वहीं पे, तो वहां पे बहुत सारी इंडस्ट्री हम देख सकते हैं। लेकिन ये वहां पे एक हब है, केवल एक्सपोर्ट करता है। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बारे में आपको मेन टर्म समझना चाहिए कि एक्सपोर्ट क्या होता है, इंपोर्ट क्या होता है। तो एक्सपोर्ट का मतलब होता है कोई कंट्री जो है, मान लीजिए कि अमेरिका कंपनी, वो कुछ सामान जैसे कि हम मान लेते हैं पीसी, लैपटॉप्स, ये तो ये चीजें दूसरी कंट्री यानी कि जैसे मान लीजिए भारत, तो भारत को जब अमेरिका कुछ सेल करेगा, कुछ चीजें बेचेगा, तो वो क्या होगा, एक्सपोर्ट। ठीक है। और इंडिया जो वो चीज लेगा, खरीदेगा, तो वो क्या होगा, इंपोर्ट। सो एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, ये कुछ ऐसे टर्म होते हैं जो हमारी इकोनॉमी से जुड़े रहते हैं। एशिया लैग्स बिहाइंड यूरोप, और इसी वजह से एशिया में क्या होता है, ज्यादा एक्सपोर्ट जो है ना वो कम रहता है, और यूरोप जो है ज्यादातर क्या होता है, वो एक्सपोर्ट करते हैं। आज हम देख सकते हैं कि जो चीज एक्सपोर्ट करते हैं, तो वो जो नेशन होता है, वो कंट्री होती है, वो हमेशा आगे बढ़ती है। यहाँ पे ये एक इसका साउथ अमेरिका जो है वो आपका एक प्रॉब्लम वाला हिस्सा, या फिर अपवाद स्वरूप हम मान सकते हैं कि यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं होने की वजह से एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि यूरोप में इंडस्ट्रीज भी है, लेकिन वो क्या करते हैं, फिनिश्ड जो प्रोडक्ट होते हैं उनको वो एक्सपोर्ट करते हैं। तो एक्सपोर्ट करना या फिर इंपोर्ट करना, ये कोई एक बिजनेस के पार्ट हो सकते हैं, परंतु ये किसी की ग्रोथ के, इकोनॉमिक कंडीशन पर ये अप्लाई नहीं हो पाते हैं। जब किसी देश के पास में एक मैन्युफैक्चरिंग हब होता है, मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम होता है, और साथ ही साथ फाइनल जो गुड्स होते हैं, फाइनल जो प्रोडक्ट होते हैं, उनको अगर वो देश किसी अदर कंट्री को सेल करेगा, तो उसको मिलेगी जीडीपी, ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसके बारे में हम हमारे नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे। तो जीडीपी क्या होती है, उसी जीडीपी के आधार पर ही किसी देश की विकास का, किसी देश की आर्थिक स्थिति का, we can know all the things related to the economy of a particular state or a country. So Asia, because of the such problems, Asia lags behind Europe. एशिया जो है वो यूरोप से इसी वजह से पीछे रह जाता है। एंड नॉर्थ अमेरिका इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, और नॉर्थ अमेरिका भी आपके एशिया से आगे अभी भी बढ़ा हुआ है। यानी कि एशिया जो है वो यूरोप से, अमेरिका से भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में अभी पीछे है, पिछड़ा हुआ है। However, many Asian countries, including China and India, are making rapid progress in this respect. ऐसी बात नहीं है कि एशिया में ही इतना पीछे है, लेकिन एशियन जो कंट्री की अगर हम बात कर रहे हैं, बहुत सारे देश है हमारे यहाँ पे, तो बहुत सारे देश होने के बावजूद हमारा प्रोग्रेस जो है वो धीमा है। लेकिन फिर भी चाइना और इंडिया जो है वो क्या कर रहे हैं, रैपिड प्रोग्रेस कर रहे हैं, तेज गति से अभी भी प्रोग्रेस कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। Australia has well developed industries even though most of Australia's manufacturing are foreign owned. ऑस्ट्रेलिया भी इसका एक एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि यहाँ पे डेवलप्ड इंडस्ट्री है, विकसित इंडस्ट्री है यहाँ पे, जबकि ऑस्ट्रेलिया जो है वो मैन्युफैक्चरिंग करता है, फॉरेन जो गुड्स होते हैं उनका मैन्युफैक्चरिंग भी करता है, और साथ साथ में ये ऑस्ट्रेलिया में मैन्युफैक्चरिंग भी हब भी अभी इतना डेवलप हो रहा है। इसकी वजह से हम देख सकते हैं कि ये कुछ ऐसे कंट्रीज है जो इंडस्ट्री के मुकाबले में किस दिशा में है, क्या इनकी प्रोग्रेस स्टेटस है, ये सारी चीजें हम इस वीडियो के माध्यम से हम देख सकते हैं। और हम बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड 20 मोस्ट इंडस्ट्रियल नेशन। आज हमारा जो भारत है वो 20 इंडस्ट्रियल नेशन, 20 जो औद्योगिक देश होते हैं उनमें हमारा स्थान जो है वो 20वां है, यानी कि टॉप 20 में तो हम आते ही आते हैं, बराबर। तो हमारा देश जो है इतना प्रगतिशील है, प्रोग्रेसिव है, डेवलप्ड है, लेकिन अभी भी डेवलपिंग कर रहा है।
ठीक है, ये पूरी तरह से विकसित नहीं है, पूरी तरह से हम नहीं कह सकते कि आवर कंट्री इज डेवलप्ड, बट वी कैन से दैट आवर कंट्री इज कॉन्स्टेंटली डेवलपिंग। द मेजर इंडस्ट्रियल रीजन इन इंडिया, भारत में जो मेजर रीजन है, जो अभी हमने कुछ ऐसे क्षेत्र देखे थे जैसे कि यूएसए है, कनाडा है, जापान का टोक्यो क्षेत्र है, तो ऐसे कई सारे विदेश के हैं, हमारे अलग अलग विश्व के जगहों पर है। तो हमारे भारत के कौन कौन से हैं, तो हम बात करते हैं भारत से संबंधित द इंडस्ट्रियल बेल्ट अलोंग द रिवर हुगली एंड वेस्ट बंगाल। आपको पहला क्षेत्र जो है इंपॉर्टेंट क्षेत्र मिलेगा आपको हुगली नदी पे। हुगली नदी कहाँ पे है, अपने वेस्ट बंगाल में एक नदी है, नदी का नाम हुगली है। तो उस नदी के किनारे आपको बहुत सारे इंडस्ट्रियल बेल्ट मिलेंगे। इंडस्ट्रियल बेल्ट का मतलब होता है औद्योगिक इकाइयों का एक नेटवर्क, ठीक है, वहां पे बहुत सारी औद्योगिक इकाइयां हैं हमारे भारत में। आप कहीं पे भी वेस्ट बंगाल में आप जाओगे तो हुगली नदी जो है उसके किनारे आप देखोगे तो बहुत सारे इंडस्ट्रीज वहां पे डेवलप है, सेटअप है। और दूसरा मुंबई पुणे रीजन, मुंबई से पुणे के क्षेत्र में आपको बहुत सारे महाराष्ट्र में आपको भी इंडस्ट्री दिखेगी। एंड अहमदाबाद बड़ौदा रीजन इन गुजरात, गुजरात में अगर बात करते हैं तो अहमदाबाद से बड़ौदा के क्षेत्र में बहुत सारी इंडस्ट्रीज रहेगी। कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिए हुए हैं कौन सी इंडस्ट्री कहाँ पे डेवलप हो चुकी है, जैसे ये फर्टिलाइजर प्लांट्स की इंडस्ट्री होगी, ये कोलफील्ड की होगी, इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स की होगी, और साथ में सीमेंट से संबंधित जो है इंडस्ट्री होगी। इसके कुछ ऐसे आपको सिंबल दिखेंगे कि रेड वाला जो है वो आपका सीमेंट का है, ब्लू वाला जो है वो फर्टिलाइजर प्लांट्स के। ऐसे बहुत सारी इंडस्ट्रीज हमारे यहाँ पे इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, इस पिक्चर में हम यही देख सकते हैं। और भी साथ साथ यहाँ हम देखते हैं भारत में और कौन से हैं, मदुरई कोयम्बटूर बेंगलुरु इंडस्ट्रियल रीजन। मदुरई से लगाकर कोयम्बटूर बेंगलुरु तक ये पूरा एरिया, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये क्षेत्र जो है आपका इंडस्ट्री से भरपूर पड़ा है। और साथ साथ में विशाखापट्टनम गुंटूर रीजन इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम गुंटूर जो क्षेत्र है, गुंटूर जिला है, विशाखापट्टनम जो भी एक आपका सी पोर्ट है, तो वहां पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज हम देख सकते हैं। इसके अलावा छोटा नागपुर रीजन कवरिंग झारखंड एंड पार्ट्स ऑफ उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल, छोटा नागपुर प्लेट्यू भी है, तो वहां पे ये पूरा एरिया जो है आपका इंडस्ट्री से बड़ा बड़ा। छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है वो आपका उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, झारखंड ये क्षेत्र इसमें आते हैं। द कोल्लम तिरुवनंतपुरम रीजन इन केरला, केरला में अगर आप देखते हो तो कोल्लम तिरुवनंतपुरम क्षेत्र है वो इंडस्ट्री से भरपूर है। एंड गुड़गांव टू दिल्ली, मेरठ, गजरोला रीजन इन नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ इंडिया में उत्तर भारत में ये कुछ ऐसे मेरठ वगैरह, दिल्ली, गुड़गांव, ये क्षेत्र जो है आपके इस इंडस्ट्री से भरपूर है। अब हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज, कुछ जो मेन जैसे कि स्टील की हो गई, आयरन की होगी, सीमेंट की होगी, केमिकल की होगी। यहाँ पे कुछ इंडस्ट्रीज के बारे में कहाँ कहाँ इसका डिस्ट्रीब्यूशन है, कहाँ कहाँ इसका एक्सपेंडेंट है, तो हम इसके बारे में बात करते हैं। द मेजर इंडस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड आर, दुनिया की जो मशहूर और प्रमुख जो इंडस्ट्री है वो है आयरन, लोहा एंड स्टील इंडस्ट्री। लोहा और स्टील, स्टील को इस्पात बोलते हैं हिंदी में, तो लोहा और इस्पात उद्योग, केमिकल इंडस्ट्री रासायनिक उद्योग, सीमेंट इंडस्ट्री सीमेंट से संबंधित उद्योग, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री है वो आपके क्लोथ से रिलेटेड होती है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, आईटी इंडस्ट्री जिसे हम कहते हैं, एक्सेट्रा। तो ये कुछ मेजर इंडस्ट्रीज है। आप देखोगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो आपकी न्यू डेवलप्ड और रैपिड फास्ट ग्रोथ आपकी इंडस्ट्री है, ये बहुत ज्यादा बढ़ रही है, अभी कुछ ही टाइम से आई है। ये हमारे एंशिएंट टेक्नोलॉजी बेस्ड इंडस्ट्री नहीं है, ठीक है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो एकदम मॉडर्न है, एकदम न्यू है। लेकिन आप देखोगे आयरन एंड स्टील जो इंडस्ट्री है, केमिकल इंडस्ट्री है, सीमेंट है, ये बहुत ही एंशिएंट इंडस्ट्री है, बहुत टाइम पहले से ही आई है। लेकिन फिर भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री जो है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ रही है। इसके पीछे भी क्या वजह है तो हम कुछ देखते हैं, जैसे कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। अब इसमें क्या होता है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज द बेसिक इंडस्ट्री एंड बैकबोन ऑफ ऑल द इंडस्ट्रीज, सिंस ऑल अदर इंडस्ट्रीज डिपेंड ऑन इट फॉर देयर मशीनरी। मशीनरी पर सारे जो इंडस्ट्री है, जैसे कि सीमेंट हो गया आपका, और साथ साथ में रासायनिक हो गया, ये सब चीजें, ये सब इंडस्ट्री आपकी डिपेंडेंट रहती है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। वो कैसे, आयरन जो है, आयरन में बहुत सारी मशीन निर्माण होती है, स्टील में भी बहुत सारी मशीन होती है। आप देखते हो आपके घरों में भी आयरन और स्टील के बहुत सारे आपके पास प्रोडक्ट मिलेंगे,
बहुत सारे आपका सामान मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे गुड्स भी हैं मिलते हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि आयरन और स्टील इंडस्ट्री जो है वो आपकी बेसिक इंडस्ट्री है, यानी कि आधारभूत है, एंड बैकबोन ऑफ ऑल इंडस्ट्री, यानी सारी जो इंडस्ट्री है, बाकी जैसे कि केमिकल इंडस्ट्री हो गया, सीमेंट हो गया, टेक्सटाइल हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री भी, इन सब का, इसके अलावा और कई सारी इंडस्ट्री की ये रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन यानी कि रीढ़ की हड्डी। क्योंकि ये जो है सारी इंडस्ट्रियों का एकमात्र आत्मनिर्भर कारक है, क्योंकि सारी इंडस्ट्री है जो इस पर डिपेंडेंट रहती है। स्टील is needed to manufacture a variety of engineering goods, construction material, weapons, telephonic and scientific equipments and many other consumer goods। अब स्टील का निर्माण कहाँ कहाँ होता है, स्टील की जरूरत कहाँ कहाँ नहीं रहती, ये हम कह सकते हैं कि स्टील को है जो है हमें बहुत सारे इंजीनियरिंग जो काम होते हैं, इंजीनियरिंग से संबंधित, जैसे कि कोई हमको लेडर बनाना है तो वहाँ पे भी हमें इंडस्ट्री जो चाहिए। यानी कि ये एक एग्जांपल मैंने आपको बताया है कि इंजीनियरिंग जो गुड्स होते हैं उसमें हमारा ये इसका कितना भाग, कितना महत्वपूर्ण रोल होता है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, कोई भी मटेरियल जो होता है उनके निर्माण में, वेपन्स बनाने में, हथियार बनाने में, टेलीफोनिक एंड साइंटिफिक इक्विपमेंट है वो बनाने में, एंड मेनी अदर कंज्यूमर गुड्स, जो हमारे पास में बेंचेज होती है, हमारे जो आयरन के और प्लस में स्टील के हमारे पास विंडो, गेट्स, हमारे घरों में हम देखते हैं, लेडर्स देखते हैं, सीडर देखते हैं, बालकनी देखते हैं, तो ये कंज्यूमर गुड्स है। तो ये इसमें क्या स्टील की रिक्वायरमेंट नहीं रहती, बिल्कुल रहती है। स्टील की रिक्वायरमेंट रहने की वजह से हम देख सकते हैं कि इसका जो क्षेत्र है, इसका जो रीजन है वो बहुत ही एक्सपेंडेड है, बहुत ही ग्रोथफुल बना है, डेवलप्ड है, यानी कि फैलाव इसका जो है वो बहुत ज्यादा है। डेवलपमेंट ऑफ आयरन एंड स्टील, आगे हम देखते हैं, डेवलपमेंट ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज अ मस्ट फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अदर इंडस्ट्रीज। तो इसलिए जब ये दोनों आयरन और स्टील इंडस्ट्री ये जब बेसिक और बैकबोन हो जाते हैं सभी का, तो इनका विकास सबके विकास के लिए बहुत ही मस्ट है, मस्ट यानी आवश्यक है, बहुत ही जरूरी है। इट हेल्प्स इन इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ ए नेशन। यहाँ तक कि ये जो है हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, यानी कि आर्थिक विकास के लिए, एंड सोशल डेवलपमेंट के लिए, सामाजिक विकास के लिए, कोई भी देश के इसके विकास में ये मदद हमें करता है, हमारी सहायता करता है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री आल्सो नीड्स नंबर ऑफ इनपुट्स विच इंक्लूड रॉ मटेरियल सच एज आयरन। और अब यहाँ पे हम एक आयरन के बारे में, आयरन इंडस्ट्री के बारे में हम देखते हैं कि ये किस तरह से यूटिलाइज होता है, कैसे एक्सेलमेंट होता है। तो हम देखते हैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री आल्सो नीड्स नंबर ऑफ इनपुट्स। आयरन और स्टील इंडस्ट्री में बहुत सारे इनपुट की जरूरत होती है। इनपुट का अर्थ, आउटपुट का अर्थ हमने पिछले वीडियो में बात किया था कि इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है। तो जो इनपुट होता है वो चीज रॉ मटेरियल पर बेस्ड होता है, ठीक है, कि उसकी हमें जरूरत पड़ती है, उसके बगैर हमें आउटपुट नहीं मिलेगा, ठीक है। आउटपुट में हम फाइनल प्रोडक्ट और हमारे क्या देखते हैं, एक हमारा सर्विस देखते हैं, तो ये हमारे आउटपुट होती है। तो इसमें लिए आयरन और स्टील इंडस्ट्री में भी बहुत सारे इनपुट की जरूरत होती है, जिसमें क्या क्या होता है, रॉ मटेरियल्स, इसमें भी रॉ मटेरियल होता है आयरन और स्टील। अब आयरन और स्टील का रॉ मटेरियल क्या होगा, आयरन जो बनाना है, जैसे लोहे का हमको स्वॉर्ड बनाना है, तलवार बनाना है, स्वॉर्ड यानी तलवार, तो आयरन स्वॉर्ड बनाने के लिए हमें क्या सबसे पहले जो जरूरत पड़ेगा वो आयरन ओर की जरूरत पड़ेगा। आयरन ओर का मतलब होता है लोहा अयस्क, जिसे लोहे के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे इसके पार्ट्स होते हैं, तो पहले वो पार्ट्स में बंटा होता है, बहुत सारे टुकड़ों में बंटा होता है, तभी उसको क्या होता है, मेल्ट किया जाता है, मेल्ट करके उसको बाद में हीट जनरेशन के द्वारा मेल्ट करके फिर ये कार्य होता है, ठीक है। तो इसका एक प्रोसेस यहाँ पे दिया हुआ है कि किस तरह से बनता है। तो सबसे पहले हमें आयरन ओर्स की जरूरत पड़ेगी, साथ में मैग्नीज एंड कोल, लाइमस्टोन अलॉन्ग विद लेबर, कैपिटल, साइट एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं स्वॉर्ड का, जो तलवार का, तो वो हमें बनाना है, तो हमें सबसे पहले लोहा इसकी जरूरत पड़ेगी, आयरन ओर, फिर हम लाएंगे मैग्नीज, अगर हमारे पास मैग्नीज है तो ये भी हो गया। उसके बाद में कोल एंड लाइमस्टोन, कोयला, और हमें कुछ चूना पत्थर, लाइमस्टोन है चूना पत्थर, ये चीजें की जरूरत होगी, ये चीज हमारे पास में हो गई। अब हमें क्या चाहिए, लेबर चाहिए, जो काम करेंगे वो लोग मजदूर चाहिए, प्लस में हमें कैपिटल चाहिए, क्योंकि बहुत सारी मशीनरी अभी इसमें लागू होगी, तो उसके लिए पूंजी चाहिए, साइट चाहिए, एक ऐसी पर्टिकुलर जगह चाहिए
जहाँ पे हम इंडस्ट्री आप सेटल कर सके, एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर और भी उसमें जैसे फैंस हो गए, चेयर्स हो गए, सारे ऑफिस हो गया, तो ये चीजें हमें इंफ्रास्ट्रक्चर में ये जरूरत पड़ेगी। अब आगे क्या करेंगे, इसका प्रोसेस हम आगे देखेंगे। आयरन एंड स्टील इज अ हैवी कहाँ पे है ये आगे, इज हैवी इंडस्ट्री because all the raw materials as well finished goods are heavy and bulky entailing heavy transportation costs। आयरन इंडस्ट्री जो है वो हेवी इंडस्ट्री में मानी जाती है क्योंकि इसके जो रॉ मटेरियल्स होते हैं, आयरन ओर्स वगैरह, ये हमने लेबर देखे, कैपिटल देखे, तो इसमें भी बहुत सारे हमें मटेरियल्स की जरूरत पड़ती है, बहुत सारे कैपिटल की जरूरत पड़ती है, बहुत सारी लेबर की जरूरत पड़ती है, तो इसकी वजह से, और प्लस में इनके जो फाइनल गुड्स होते हैं वो भी आपके हेवी होते हैं, ठीक है, और बुल्की होते हैं, बुल्की यानी बहुत ज्यादा भारी, उसकी मतलब कि मर्यादा से भारी होता है, उसको बुल्की बोलते हैं। तो क्योंकि एक लिमिट होता है, उस लिमिट से भी ज्यादा अगर होगा तो वो बुल्की होगा, ठीक है। तो ये होने की वजह से, और प्लस में आपको हेवी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की भी जरूरत होती है, क्योंकि आपको अगर मान लो कि इसमें एक तलवार की तो बात हम कर रहे थे, एक तलवार का प्रोसेस का काम तो कर नहीं सकता क्योंकि इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रिसिटी बर्न होगा, बहुत सारे कोल्स, लाइम स्टोन की जरूरत होगी, तो इसकी वजह से हमें जो है वो पोसाएगा नहीं, वी कैन नॉट अफोर्ड दैट। सो इसकी वजह से हम बहुत सारे इसमें हैवी मटेरियल्स यूज करेंगे, तभी तो कम से कम 100 तलवार का अगर ऑर्डर नहीं लेंगे तो हमारी वो इंडस्ट्री को क्या काम की रहेगी। तो इसकी वजह से क्या होगा, जब 100 आयरन स्वॉर्ड का हमने ऑर्डर लिया तो हमको उसको वापस डिलीवरी तो देना पड़ेगा जिसने हमको ऑर्डर दिया, तो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट भी वो भी इसमें सब ऐड होता है, तो उसकी वजह से सब जो चार्जिंग है वो कॉस्टिंग चार्जिंग जो है वो ज्यादा हो जाता है। तो प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग आयरन और इनटू स्टील इन्वॉल्व्स मैनी स्टेज। अब एक प्रोसेस है जिसमें आयरन और को स्टील में अगर हमें कन्वर्ट करना है तो बहुत सारे स्टेज होते हैं। अब हमने वो चीज देख लिया कि उसको जैसे कि वो मटेरियल्स हो गया आपका मैग्नीज वगैरह, जो मैग्नीज वाला वो चीज यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, इसमें यहाँ पे केवल आपको आयरन और को स्टील में अगर कन्वर्ट करना ये प्रोसेस है, तो वो तलवार वाली प्रोसेस हमारे रह गई। तो मैं बता देता हूँ कि आयरन और मैग्नीज, लाइमस्टोन्स, कोल, ये चीजें अगर आपके पास होती है तो उनके लिए कुछ फर्नेल्स होते हैं, फर्नेल्स जिसे हम बोलते हैं, तो उनमें ये चीजें डाली जाती हैं, फिर उसके बाद में ब्लास्ट किया जाता है। उसमें ब्लास्ट करने के बाद में जितना भी जो आयरन ओर्स होता है वो आपके एक उसकी एक मुद्दी बन जाती है, एक मेल्टेड चीज बन जाती है। तो मेल्टेड जैसे आइसक्रीम होती है, तो मेल्ट होने के बाद में पूरे पिघल जाते हैं, तो उसी तरह से वो पिघलने के बाद में उसका जो रूप देना चाहे आप स्वॉर्ड बनाओ, चाहे आप रोड बनाओ, कुछ भी आप बना सकते हो उसके। तो ये चीजें के लिए हाईली हमको एक्सपीरियंस चाहिए, प्लस में स्किल्ड चाहिए, स्किल्ड के बगैर तो ये चीजें नहीं होती, इसीलिए तो इंजीनियरिंग सबसे अलग ही सब्जेक्ट कहा गया है। तो यहाँ हम देखते हैं आयरन ओर को स्टील में कन्वर्ट करने के लिए क्या चाहिए हमें। इसमें बहुत सारी स्टेज होती है, बहुत सारी ऐसे एक स्टेज पे दूसरी सेकंड स्टेज ऐसे होते हैं। द रॉ मटेरियल्स, अब इसमें कौन से रॉ मटेरियल होते हैं, लाइक आयरन, कॉक, लाइमस्टोन आर रिक्वायर्ड इन द रेशियो ऑफ 4:1। इसमें हमें अगर हमें आयरन ओर को स्टील में कन्वर्ट करना है तो हमें 3 चीजें चाहिए जो इनके रेशियो के आधार पर चाहिए, यानी कि अगर मान लो 10 चीजें हैं बराबर, तो 10 में से 4 हमें चाहिए क्या, आपके आयरन, इसका चौथा भाग हमें चाहिए, और कॉक चाहिए हमें 2 दूसरा भाग, एंड लाइमस्टोन जो है वो आपका 1 भाग। तो इतने इसके रेशियो में, यानी कि लाइमस्टोन का दोगुना हमें चाहिए कोक का दोगुना चाहिए हमें आयरन। ये चीजें अगर हमारे पास में अवेलेबल है, इसके रेशियो में अवेलेबल है, देन उसके बाद में क्या करेंगे हम, दे आर पट इनटू ब्लास्ट फर्नेस। कुछ भट्टियां होती है, फर्नेस यानी भट्टी जो होती है, आग की भट्टियां होती है, अलग अलग आप देखोगे कि घरों के ऊपर ऐसे फर्नेस की तरह वो पंखे की तरह घूमता रहता है, तो वहाँ पे वो भट्टी के रूप में काम होता है बराबर। तो भट्टियां होते हैं, इनके लिए अलग ही जगह साइट चाहिए, इसके लिए तो वहाँ पे हमको पहला बोला गया था कि हमें साइट भी चाहिए, हर एक जगह पे हम नहीं इसको डेवलप कर सकते हैं, सेटअप कर सकते हैं। दे आर पट इनटू ब्लास्ट फर्नेस वेयर आयरन और अंडरगोज स्मेल्टिंग, और वहां पे जब ये फर्नेस में जब इसकी रेशियो के आधार पर आयरन, कॉक एंड लाइमस्टोन को डाल दिया जाता है, तब क्या होता है, आयरन और जो है वो मेल्ट होना शुरू हो जाता है। इट इज देन रिफाइंड, ये वापस रिफाइन किया जाता है, वापस यही प्रोसेस क्रिया जो है वो दोबारा की जाती है, ताकि जो है
उसमें कुछ भी अंश जो है वो आपके साफ साफ एकदम प्योरीफाइड हो सके। द आउटपुट, अब ये जो बाहर निकलेगा, अब जो हमको हाथ में आएगा या फिर फिजिकल जो चीज हमारे पास आएगी, द आउटपुट ऑब्टेन्ड इज स्टील, जो भी बाहर आएगा वो स्टील होगा। हम देख सकते हैं कि इट इज एन इजी प्रोसेस बट इट हैज मेनी स्टेजेस। ऐसे बहुत सारे स्टेज होते हैं, केवल इतना करने से ये स्टील जो है वो नहीं बनते। इसमें बहुत सारी स्टील्स का, बहुत सारी ऐसी स्टेज से गुजरना पड़ता है, फिर जाके हमें स्टील मिलता है, विच मे बी यूज्ड बाय अदर इंडस्ट्रीज। अब ये स्टील जो बना है, अभी केवल स्टील का एक भाग बना है। इट इज इट्स only a part of the steel, it is not a final product. Okay, so then steel is sent to other industries for their use as raw material. अभी तक ये जो है ना वो फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, अभी भी ये रॉ मटेरियल है, यानी कि इनपुट है। फाइनल जो प्रोडक्ट होगा वो आपका सर्विस होगा। Before 1800s, iron and steel industry was located where the raw materials, power supply and running water were easily available. 1800 साल के पहले जब आयरन और स्टील इंडस्ट्री जो है, आयरन और स्टील इंडस्ट्री जो है वो लोकेट की जाती थी, लगाई जाते थे कहाँ पे, जहाँ पे रॉ मटेरियल्स, पावर सप्लाई और पानी की सुविधा आसानी से उपलब्ध हो सके। तो ये चीजें इनकी बेसिक रिक्वायरमेंट थी। बेसिक रिक्वायरमेंट के आधार पर इन चीजों को सेटअप किया जाता था। लेटर बाद में क्या हुआ, द आइडियल लोकेशन गॉट शिफ्टेड नियर द कोल फील्ड एंड क्लोज टू द कैनल्स एंड रेलवे। धीरे धीरे जैसे कि सिविलाइजेशन डेवलप हुआ, जैसे जैसे देश ने विकास किया, इकोनॉमिक चेंजेज हुए, सम सोशल चेंजेज हुए, तो धीरे धीरे अब इन इंडस्ट्रीज को, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को कोल फील्ड के पास में, जहाँ पे कोयला आसानी से मिल सके, क्योंकि कोयला जो है वो आपका एकदम क्या था, एक्सपेंसिव चीज नहीं था, वो आपका अफोर्डेबल चीज थी। उसकी वजह से यहाँ पे कोल हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि जो कोल है वो आपका क्या है, एक इलेक्ट्रिसिटी या फिर पावर का आपका एक सोर्स है, तो पावर इससे आसानी से मिल सकती है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो आपके एक्सपेंसिव है थोड़ी, तो इस वजह से कोल फील्ड के पास में एंड क्लोज टू द कैनल्स, और पानी जैसा कि इसका फैक्टर है, तो पानी हमको कैनल से मिलता है, तो यहाँ पे इसके नजदीक एरिया में, एंड देन रेलवे, जो रेलवे के पास में जो गुड्स होते हैं, क्योंकि रेलवे आप देखोगे कि रेलवे की जो मालगाड़ियां होती हैं तो वो अपने गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने में बहुत अच्छी रहती है। अगर हम किसी ट्रक में हम किसी गुड्स को अगर हम ट्रांसपोर्ट करते हैं तो हमारा वो क्या होगा, एक्सपेंस ज्यादा होगा, क्योंकि उससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो हैवी रहेगा, क्योंकि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है ना खुद ही एक हेवी इंडस्ट्री है, तो इसका ट्रांसपोर्टेशन भी हैवी रहेगा। तो हमें इसको भी अगर कम करना है तो हमें क्या चाहिए, हमें रेलवे का यूज करना चाहिए, यानी कि पब्लिक जो सेक्टर की ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसका यूज अगर हम करते हैं तो इससे क्या होगा, हमारा जो कॉस्ट है वो बचेगा, यानी कि हमको प्रॉफिट होगा, ओवरऑल हमको प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं, ये कुछ ऐसे रीजन है जहाँ पे हम सेटअप अभी करना शुरू हो गए। फिर क्या हुआ, आफ्टर 1950 आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बिगेन टू बी लोकेटेड ऑन द लार्ज एरियाज ऑफ फ्लैट लैंड नियर सी पोर्ट्स। धीरे धीरे और चेंजेस हुआ, और 1950 के बाद में तो स्टील और आयरन इंडस्ट्री जो है वो आपके जो सी पोर्ट्स है, क्योंकि अब तक हम जो कर रहे थे वो हमारे इंडिया में ही हम एक्सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है, अपने ही देश में सेल कर रहे थे। जब इनकी डिमांड एंड सप्लाई आगे ग्रोथ हुई, पॉपुलेशन इंक्रीजमेंट हुआ, तो इनकी मांग जो है, डिमांड जो है वो अदर कंट्रीज में भी होने लगी। तो अब लोगों को क्या हुआ कि यहाँ का जो मेटेरियल, फाइनल जो प्रोडक्ट है वो दूसरे जो देश को भेजना है, तो अब जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो और नजदीक लाना है दूसरे देश के। जैसे कि हम ब्राजील को भेजेंगे, हम इंडिया से बिलोंग करते हैं, तो इंडिया से ब्राजील जब जाएगा, यानी कि एशिया कॉन्टिनेंट से अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पे जाएगा, तो अगर हम बाय रोड जाएंगे तो अफोर्डेबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि लास्ट में हमको कहीं ना कहीं एयर का या फिर शिप का हमें जुगाड़ करना पड़ेगा, कुछ रास्ता ऐसा निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर हम डायरेक्ट जो इंडिया से डायरेक्ट जो है ब्राजील हम अगर गुड्स भेज सकते हैं तो किसका सहारा लेंगे, सी पोर्ट्स का, बंदरगाहों का। तो वहां पे ऐसी सुविधा हम देखेंगे कि ये चीज वहां तक इजीली जा सकती है। और वाटरवेज जो है वो ट्रांसपोर्टेशन सबसे चीपेस्ट है सारे, जैसे कि आप देखोगे एयर जो है वो सबसे एक्सपेंसिव ट्रांसपोर्टेशन
मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, लेकिन सी वेज और वाटर वेज ये जो है आपके एक्सपेंसिव नहीं है. दिस इज बिकॉज बाय दिस टाइम स्टील वर्क्स हैड बिकम वेरी लार्ज. क्योंकि 1950 के बाद में ये भी एक कारण है जो मैं बता रहा हूँ, और साथ साथ में यहाँ आते आते स्टील का कार्य जो है वो बहुत ही लार्ज मात्रा में हो गया था. अब इसका बहुत ज्यादा मांग एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई जो है वो इंक्रीज होने लग गई थी. आयरन और इज आल्सो इम्पोर्टेड. आयरन और जो है यहाँ पे तो हमारे पास मिलते ही कुछ क्षेत्रों में, लेकिन साथ साथ में ओवरसीज यानी फॉरेन कंट्रीज, ओवरसीज का मतलब होता है फॉरेन कंट्रीज, वहां से भी हम इंपोर्ट करते हैं. इंपोर्ट करना जैसा कि अभी मैंने बोला, एक्सपोर्ट यानी यहाँ से जाएगा और इंपोर्ट यानी वहां से आएगा, किसी अन्य कंट्री से हम लेंगे. जैसे अब यहाँ एग्जांपल देख सकते हैं कि विशाखापट्टनम इन इंडिया इज ए पोर्ट. विशाखापट्टनम जो आपका आंध्र प्रदेश में वो एक पोर्ट सिटी है, एंड आल्सो ए सेंटर ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री. और वो पोर्ट होने के साथ साथ में एक आयरन और स्टील इंडस्ट्री का सेंटर भी है, केंद्र भी है वहां पे. और हम आगे देखते हैं, द कंट्रीज वेयर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री आर लोकेटेड आर इंडिया, जर्मनी, यूएसए, चाइना, जापान, रशिया एंड साउथ कोरिया. अब आप देखोगे कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है वो भारत के अलावा जर्मनी, यूएसए, चाइना, जापान, रूस और दक्षिण कोरिया में स्थित है, साउथ कोरिया. आगे हम देखते हैं, यह एक एग्जांपल हम देख सकते हैं, ये आपका आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, ये बैकबोन है ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज. और यहाँ पे आप देखोगे हुगली नदी के पास में ये हमारा एक बंगाल आयरन वर्क्स कंपनी लिमिटेड एट कुटली वेस्ट बंगाल इंडस्ट्री बहुत बड़ी. नेक्स्ट बोल्स में हम देखते हैं, इन इंडिया बंगाल आयरन वर्क्स कंपनी is the first steel industry located at Kotli near Jharia, West Bengal in 1870. 1870 में पश्चिम बंगाल में जरिया नामक एक जगह है, वहाँ पे कुटली नामक एक और कस्बा है. तो वहाँ पे आप देखोगे तो बंगाल आयरन वर्क्स नामक कंपनी सबसे पहले भारत की 1870 में लागू की गई थी, शुरू की गई थी. ठीक है, ये आपको एक ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है ये चीज. आगे देखते हैं, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री एट पिट्सबर्ग. अभी हमने बात की इंडिया से संबंधित और इसके कुछ फीचर्स के बारे में, इसके बारे में, नेचर्स के बारे में हमने देखा. अब हम देखते हैं पिट्सबर्ग जो आपके अमेरिका में, यूएसए में. तो पिट्सबर्ग जो है ये इतना पॉपुलर है कि यहाँ से बहुत सारे आयरन और स्टील मेड प्रोडक्ट जो है वो बहुत सारे, लगभग सारे, एक भी देश ऐसा नहीं है जिसने अभी आयरन और स्टील इंडस्ट्री से संबंधित कोई भी प्रोडक्ट यहाँ से नहीं खरीदा होगा. मतलब ये सब देश को कंट्रोल करता है पिट्सबर्ग, इतना फेमस है ये. द मेन सेंटर ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन द यूएसए इज द सिटी ऑफ पिट्सबर्ग. आप देखोगे कि स्टील और आयरन का सबसे बड़ा जो शहर है वो आपका यूएसए में है और इसका नाम है पिट्सबर्ग. इट वाज इन द मिड 19th century that processing of iron began in Pittsburgh and it came to be known as Iron City. और धीरे धीरे 19वीं शताब्दी के मध्य में, मिड 19th century यानी कि 19वीं शताब्दी के मध्य में आयरन का इतना प्रोसेसिंग हुआ कि पिट्सबर्ग में इतना ज्यादा फेमस होने लगा कि ये पूरा शहर जो है वो आयरन सिटी, लोहा शहर, ठीक है, आयरन सिटी के नाम से जाने लग गया था. Factor that led to development of iron and steel industry at Pittsburgh. अब ये ऐसा क्यों हुआ कि उसे हम आयरन सिटी के नाम से हम जानते हैं? तो इसके विकास में कुछ ऐसे कारण हैं, कुछ हम कारणों पर नजर डालते हैं. पहला है, पिट्सबर्ग इज लोकेटेड इन द कोल माइनिंग एरिया. ठीक है, यहाँ हमने देखा था कि कोल फील्ड में हमारे जो, यहाँ पे देखो, कोल फील्ड में ही अब धीरे धीरे इंडस्ट्री जो है, जो आयरन और स्टील है उससे संबंधित रखती है, तो वो कोल फील्ड एरिया में ज्यादा डेवलप होती है क्योंकि वहाँ पे उनको आसानी से रॉ मटेरियल मिल जाता है. तो ये वजह है कि वहाँ पे पिट्सबर्ग में कोल माइनिंग एरिया जो है वो बहुत ही मात्रा में. और ये कहाँ पे है? अपलाचिन माउंटेन्स के पास में एक माउंटेन है, जैसा हमारे यहाँ पे हिमालयन माउंटेन है, तो वहाँ पे भी अपलाचिन माउंटेन रेंजेज है, तो उसके पास में कोल फील्ड माइनिंग एरिया है. तो उसकी वजह से ये जो शहर है
वो आपका आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए बहुत ही पॉपुलर हो गया था, विच इंश्योर्ड a regular supply of coal to the iron and steel industry. इसकी वजह से जो है वो आपका कोल जो है कोयला वो आयरन और स्टील को कंस्टेंटली रेगुलर सप्लाई होता था, मिल जाता था आसानी से। इन द बिगिनिंग शुरू में आयरन वाज ब्रॉट फ्रॉम लेक सुपीरियर रीजन। शुरू में तो जो है यानी कि पिट्सबर्ग से पहले लेक सुपीरियर एक क्षेत्र है जो अमेरिका में, तो वहां से शुरू में वहां से ये कोल आता था, ठीक है, वहां से आना पड़ता था। देन फ्रॉम ऑन्टेरियो, फिर ये ऑन्टेरियो से, एंड देन फ्रॉम क्यूबेक रीजन्स ऑफ कनाडा, और कनाडा से भी कुछ स्थानों से अलग अलग आता था। लेकिन बाद में पता चला कि ये जो पिट्सबर्ग है इसमें जब माइनिंग की गई थी, खुदाई की गई थी, तो वहां पे कोल बहुत बड़ी मात्रा में आसानी से मिल गया था। इसकी वजह से ये आप देख सकते हो स्टील एंड आयरन इंडस्ट्री एट पिट्सबर्ग, यहाँ पे उसका एक चित्र यहाँ पे दिया हुआ है। हम आगे बात करते हैं। Pittsburgh is located near the confluence. Pittsburgh is located near the confluence of rivers Allegheny and Monongahela, and both rivers unite from river Ohio. देखो, जैसा कि दूसरा फैक्टर है, एक तो है आपका कोल फैक्टर। हमने देखा कि कोल की वजह से जो इंडस्ट्री है आपकी स्टील और आयरन इंडस्ट्री ये डेवलप होती है, ठीक है। तो अब दूसरा कारण ये है पानी, ठीक है। तो पानी जो है वो आपके ये दो रिवर्स के नाम है यहाँ पे, एलिगेनी एंड मोनोगहरा। तो ये कुछ दो रिवर्स है, तो यहाँ से पानी इनको आसानी से मिल जाता है। और ये रिवर जो है वो कहाँ से यूनाइट होती है, आपके ओहियो रिवर से, ओहियो रिवर से। तो ओहियो रिवर बहुत बड़ी रिवर है। द एरिया हैज डेंस नेटवर्क ऑफ रोड्स। इस एरिया में आपको दूसरा जो सुविधा मिलेगी वो उसमें रोड है, रोड नेटवर्क बहुत बड़ा है, रेलवे एज वेल एज वाटरवेज। पानी भी है, जैसा कि हमने विशाखापट्टनम को सेंटर माना था। क्यों माना था? क्योंकि वहाँ पे सी पोर्ट है, वाटरवेज है। तो वाटरवेज की वजह से, ट्रांसपोर्ट की वजह से ये जो एरिया है पिट्सबर्ग वो घना हुआ था, फैला हुआ था। उसकी वजह से इसको आयरन सिटी के नाम से हम जानते हैं। विच आर लिंक्ड टू द सिटीज ऑन द अटलांटिक कोस्ट एंड द ग्रेट लेक रीजन। पिट्सबर्ग से आसानी से अटलांटिक कोस्ट के जो आसपास जो सिटी थे वहां तक और ग्रेट लेक रीजन तक आसानी से पहुंचा जा सकता था। क्या? इंसान भी, मानव भी, और साथ साथ में बहुत सारे इनके गुड्स भी। तो इसकी वजह से इसकी जगह की, इस लोकेशन की, पिट्सबर्ग का जो इंपॉर्टेंस है वो ज्यादा बढ़ जाता है। एंड देन सम रेलवेज आर कनेक्टेड टू लेक इरे। कुछ रेलवे जो है वो लेक इरे से भी कनेक्टेड है, जुड़े हुए हैं। दिस लेक प्रोवाइड्स, अब ये लेक जो है लेक इरे, ये क्या है? दिस लेक प्रोवाइड्स वाटर ट्रांसपोर्ट फॉर द मूवमेंट ऑफ बल्की गुड्स सच एज कोल एंड आयरन ओर। अब इनमें कुछ जो हमें रॉ मटेरियल चाहिए इस इंडस्ट्री के लिए, कोल के, कोयला और आयरन ऑयल, लोहा अयस्क और कोयला, ये अपने रॉ मटेरियल्स हैं स्टील एंड आयरन इंडस्ट्री के। तो ये जो है वो आसानी से ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, किससे? इस लेक के माध्यम से, बराबर, लेक इरी से। लेक इरी से ये चीज जब ट्रांसपोर्ट हो जाती है तो ये पिट्सबर्ग में आसानी से ये चीजें, यानी कि कुदरत ने ही उसको इतनी पावर दे रखी थी पिट्सबर्ग में, इस वजह से वो बहुत ज्यादा फेमस था। द जियोग्राफिकल कंडीशंस ऑफ पिट्सबर्ग आर आइडियल। और साथ साथ में हम देखते हैं कि जो भौगोलिक जो कंडीशन है पिट्सबर्ग की, भौगोलिक यानी कि ऊपर नीचे चढ़ाव, प्लेन्स, बहुत सारे हम देख सकते हैं जियोग्राफिकल कंडीशन में, प्लेट्यूज, प्लेन्स, रेनफॉल एरिया, हिल स्टेशंस, ये सारी जो पिट्सबर्ग में है वो आइडियल है, आधे से अच्छी, बुरी नहीं है। फेवरेबल टोपोग्राफी, temperate climate, skilled labor force and good markets make it a suitable location for the development of iron and steel industry। और साथ ही साथ में कुछ ऐसे फेवरेबल फैक्टर है जैसे कि टोपोग्राफी, टेम्परेट क्लाइमेट, मतलब कि वहाँ के जलवायु भी, स्किल्ड लेबर भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा, बहुत सारे अनुभवी शिक्षित आपको श्रमिक मजदूर वर्ग मिल जाएंगे, गुड मार्केट है वहाँ पे, अच्छा मार्केट होने की वजह से ये एक सूटेबल लोकेशन है इसके डेवलपमेंट के लिए, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए। अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में। अभी हमने देखा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। सो डियर स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।
good day. Bye bye. Take care.